अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, शहर लाहौर में रवां साल के दौरान डकैती, राजनी, चोरी, स्ट्रीट क्राइम, कत्ल, डकैती कत्ल और दीगर संगीन नौयत के जराइम की शरह क्या रही? पुलिस ने क्रिमिनल्स के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की? रवां साल बढ़ते हुए संगीन जराइम की शरह पर टीम फर्द जुर्म ने एक खसूसी रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब पुलिस के दावों के बावजूद सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कहीं डकैत गैंग्स ने शहरियों का जीना दो भर कर रखा है तो कहीं मुहाफिज खुद महफूज नहीं। पंजाब पुलिस का तो दावा लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला की पुलिस सर्विस डिलीवरी और क्राइम फाइटिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। क्या शहरी इस दावे पर मुतमईन है और अदादो-शुमार क्या कहते हैं? आइए आपको बताते हैं। पंजाब भर में 6 डकैत गैंग्स मुतहर्रिक, जिन्होंने लाहौर समेत जेहलम, अटक, गुजरांवाला, मुल्तान और कसूर को अपना टारगेट बना रखा है। पंजाब में मुतहर्रिक गैंग्स के 29 मुलजिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। रवां साल पंजाब भर में डकैती, कत्ल, अगवा बराए तावान, ज्यादती, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन जुराइम के 67,204 मुकदमात दर्ज हुए। 48% मुकदमात के चालान जमा हुए, मगर पुलिस की नाकिस तफ्तीश के बायस मुलजिमान सजाओं से बच निकले और जमानतों पर रिहा हो गए। गुज़िश्ता 1 साल से जारी कच्चा ऑपरेशन में पुलिस को नाकामी का सामना रहा। डाकुओं ने पुलिस पर सबसे बड़ा हमला रवां माह कच्चे में ही किया, जिसमें 12 पुलिस एहलकारों की शहादत हुई। पुलिस के दावे अपनी जगह, मगर सूबे भर में डाकुओं को नकेल डालने के लिए ताहाल पंजाब पुलिस कोई बेहतर हिकमत अमली ना अपना सकी। शहर लाहौर में होने वाले संगीन जराइम की शरह पर आपने देखी टीम फर्द जुर्म की ये खसूसी रिपोर्ट। यहाँ से हम आपको लिए चलते हैं लाहौर के इलाका शादरा में, जहाँ पर शादरा पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और राजनी की 50 से ज़ायद वारदातें करने वाले मियाँ बीवी को गिरफ्तार किया है। ये मियाँ बीवी कब से वारदातें कर रहे थे, क्यों वारदातें कर रहे थे, इनकी वारदातों का तरीकाकार क्या था, मुहरकात क्या थे इनकी वारदातों के पीछे, और पुलिस ने इनको कैसे गिरफ्तार किया, ये सब हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूँ थाना शादरा में, जहाँ हम एसएचओ शादरा से इस गैंग की गिरफ्तारी के बारे में पूछेंगे हम उनसे कि किस तरह उन्होंने मियाँ बीवी पर मुश्तमिल इस डकैत गैंग को गिरफ्तार किया। अब तक की तफ्तीश में इन मुल्ज़मान ने कितनी वारदातों का इंकशाफ किया है और इन मियाँ बीवी डकैत गैंग का तरीका वारदात क्या था। आइए हमारे साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसएचओ शादरा मियाँ तहसीन नजम के पास। हम उनसे पूछते हैं किस तरह इन्होंने ये मियाँ बीवी डकैत गैंग गिरफ्तार किया, इन मुल्ज़मान के नाम क्या हैं, इनका तरीका वारदात क्या है, कैसे ये शहरियों को लूटते थे और किस तरह ये पुलिस की गिरफ्त में आए, कौन सा ऐसा निशान था जिस पे चल कर शादरा पुलिस ने इस डकैत गैंग को गिरफ्तार किया। मेरे साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। डाकू रानी डकैत गैंग, मियाँ बीवी, 50 से ज़ायद वारदातें, लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फ़ोन, तलाई जेवरात की बरामदगी, वारदातों पे वारदातें। कैसे पकड़ा गया ये गैंग, कब से एक्टिव था ये जो पिछले कोई 5-6 माह से ये एक्टिव था। पहले ये एक दुक्का वारदात करते थे, फिर उन्होंने ज़्यादा वारदातें करना शुरू कर दी। असल में हुआ ये एक सिटी डिवीज़न में जब इन्होंने वारदातें शुरू की ना, तो ये हमारे रडार में आ गए। डीआई साहब ने एक स्पेशल टास्क दिया एसपी शादरा को, सानुल्लाह शाह साहब को, कि इनको आपने अरेस्ट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी। नहीं, ये गुज़श्ता 6 माह से वारदातें कर रहे थे, इक्का दुक्का वारदातें कर रहे थे। कौन सी ऐसी वारदातें थी जिस पे आपका माथा टंका या लाहौर पुलिस परेशान होकर बैठ गई कि ये कौन सा गैंग आ गया, कैसे ये आपके रडार में आया? पहले ये वारदात करते थे, एक आध वारदात की हफ्ता सुकून कर लिया, उसको बैठ के खा लिया।
अभी ये स्टार्ट हो गए थे कि डेली की 3-4 वारदातें करना शुरू कर दी थी। जब 3-4 वारदातें सेम हुलिये के एक लेडीज़ और 2 लड़के, 1 लड़का वारदात करते थे, तो पुलिस के लिए परेशानी बन गई कि ये कौन सा गैंग इंटर हो गया जो वारदातें कर रहा और पकड़ा नहीं जा रहा। जिस सिलसिला में डीआई साहब ने स्पेशल टास्क दिया सानला शाह साहब को, हमारे जो एएसपी साहब हैं, कि आप अपनी टीम तैयार करो, इस गैंग को पकड़े। हमने अपनी टीमें 3 टीमें हमने तैयार की। एक जो हमारी टीम थी वो कैमरों की बैक ट्रैक कर रही थी कि ये जब वारदात करने आते हैं तो किधर से आते हैं। एक टीम थी जो वारदात करने के बाद ये किधर को जाते हैं। एक टीम हमारी जो थी वो सीआरओ पे वर्क कर रही थी, जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल है, उनको वर्क कर रही थी कि उनका इनके साथ हुलिया जात मिलती हैं, चेहरा मिलता है। और एक टीम हमारी सेफ सिटी पे वर्क कर रही है। अच्छा, 3 टीमें आपकी काम शुरू हो गया, हर टीम ने अपने अपने हिस्से का काम बांट लिया। किसी ने सर्वेलेंस शुरू कर दी, तो किसी ने बैक ट्रैक पे जाना शुरू कर दिया, और किसी ने वारदातों का जो एक तरीक़ाकार था उसको चेक करना शुरू कर दिया। सुराह कौन सा मिला, कौन सा ऐसा निशान मिला जिस पर आप चले? ये बैक ट्रैक हमने किया है कैमरों की मदद से। एक तो प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शादरे में आपको मिलती है कि इधर कैमरे नहीं है। देहाती एरिया है, बाउंड्री एरिया है, शेखपुरा लगता है, नारंग लगता है, गुजरांवाला लगता है, ठीक है, खुले रोड हैं, देहाती एरिया है, कैमरे नहीं है, ठीक है। उस वजह से हमें बहुत मुश्किलात पेश आई, लेकिन वो कहते हैं जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी देता है। हमें ये बैक ट्रैक किया हमने, तो हम एक मखसूस इलाके की तरफ ये वारदात करके उधर चले जाते थे, बेगम कोट के इलाके की तरफ, ठीक है। तो वो आगे गलियों में कैमरे नहीं थे। फिर हमने जो है ना वो रवायती तौर पे बुजुर्ग टाइप के जो कांस्टेबल थे ना, वो हम उधर लगाए कि वो उनकी निगरानी करें उस इलाके की जिधर से ये आते हैं और जाते हैं, ठीक है, जो शक्ल से नज़र नहीं आते थे कि ये कांस्टेबल हैं। उन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो किराएदारों को चेक किया, मोहल्लेदारों लोगों से मिले, मुतलका काउंसलर और चेयरमैनों से मिले, जो भी प्रॉपर्टी डीलर है उनसे जाकर रब्ता किया कि कोई इस शक्ल के, इस हुलिये के बंदे आपके पास किराएदारी के लिए आए हों, उन्होंने घर लिया हो, मकान लिया हो, ठीक है। इस बात पे हमने सारा वर्क किया और अल्लाह ताला ने इस चीज़ पे वर्क करने पे हमें कामयाबी दी। अच्छा, कितनी वारदात थी जो कि इनके पकड़ने का सबब बनी? ये ऑलमोस्ट तो 50 वारदातों का इंकशाफ तो है इनका। जी, इंकशाफ भी है, वो मुकदमे भी हमने निकाले हुए हैं जो उन्होंने किए हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये इनकी तकरीबन 50 से प्लस ही थी जब हमने इनको पकड़ा है। ये रात इन्होंने पहले वारदात की हमारे सगियाँ पे 11:03 पे, उसके बाद इन्होंने फिर रात 1:कुछ पे वारदात की बेगम कोट के इलाके में। अच्छा जी, वो ये के बाद दीगरे जब वारदात करने के बाद फिर हमने इनको, जब ये वापस आ रहे थे तो हमने उधर लगाए हुए थे बंदे अपने सिविल में, तो फिर हमने इनको पकड़ा उधर से। इब्तदाई तफ्तीश में तो इन्होंने उलझाने की कोशिश की होगी कि हम मियाँ बीवी हैं, हम फैमिली हैं, हमें क्यों रोका? जी, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने असल में हुआ ये कि जो लड़की थी ना वो बहुत इन मुलजमान के नाम क्या थे? मोमना नाम की लड़की थी। इसने लव मैरिज की अकील बाज से। अच्छा, अकील बाज से 1 साल पहले इसने लव मैरिज की। लव मैरिज करने के बाद पहले इनका निज़ाम चलता रहा, जब इनके पास पैसे ख़त्म हो गए तो उन्होंने क्या, जब वारदातें शुरू कर देते हैं। अच्छा, पहले शुरू किया, आस्ता बढ़ते गए। अब वो बहुत आइडिया कैसे आया इनको वारदात का, क्या बताया इन्होंने तफ्तीश में? इन्होंने बताया कि हम दोनों लव मैरिज की थी, हम देखते थे, फिल्में ज़्यादा देखते थे, फिल्मों से हमने ये आइडिया लिया कि ये काम जो है ना ये हम कर सकते हैं, ईजी है और हम कर लेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया काम करना। इसलिए इन्होंने बाइक स्नैच की, इन्होंने जेवर स्नैच किया, इन्होंने कैश स्नैच किया, ठीक है। और जो वारदात करने के पहले जो असला होता था, पिस्टल 2 इनके पास थे, ये उस बैग में रखते थे, लेडीज़ बैग में, जो लेडीज़ के पास, ताकि सर्विलेंस चेकिंग ना हो। चेकिंग, पुलिस नाका है, पुलिस स्नैप चेकिंग कर रही है, पुलिस चेक ना करे। अगर हमें रोक के चेक करते भी हैं तो पुलिस हमारा जो है ना लेडीज़ बैग इस तरह चेक नहीं करते पुलिस, तो ये बच जाते थे। वारदात के बाद भी जो लूटा हुआ माल था, जेवर, पैसे या जो भी चीज़ें थी, वो भी उस बैग में रख लेते थे लेडीज़ को। अच्छा तहसीन, ये बताइएगा इनकी ज़्यादा वारदातें शादरा और उसके गिरदोनवा में थी या फिर जहाँ दिल किया नाका लगाया और लूटमार शुरू कर? ये सिटी सर्कल में करते थे, हमारे शादरा टाउन और सिटी सर्कल में। उसके अलावा ये शेखपुरे के इलाके में भी जाके करते थे, नारंग के इलाके में भी जाके करते थे, गुजरांवाला के इलाके में भी जाके ये वारदातें करते थे। और ये इतने शातिर थे, जब वारदात करते थे तब इनका हुलिया और होता था, जब वारदात करने के बाद ये वापसी अपने इलाके को, अपने घर को लौटते थे तो ये अपना जो ड्रेस है वो चेंज कर लेते थे। जो लेडीज़ थी वो अपना बाया चेंज कर लेती थी, उसने ब्लैक कलर का बाया पहना हुआ था वो उतार देती थी कि वो कैमरों में वो ना आए, अगर आ भी जाए तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो। अच्छा, इब्तदाई तफ्तीश में इन्होंने क्या बताया?
इतना तो इसमें इन्होंने बताया कि हमारा जब पैसे ख़त्म हुए, गुजारा मुश्किल होता था, तो हमने सोचा कि ये फिल्में वगैरह हम देखते थे, हमारे जहन में आइडिया आया दोनों मियाँ बीवी के, हम ये वारदातें शुरू कर देते हैं। शुरू में हमने वारदातें की, उसके बाद हमने कहा कि ये तो बड़ा इनकम का अच्छा ज़रिया है, तो इससे हम वारदातें करके अपना एक घर खरीदते हैं, अपने लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपने लिए जो फर्नीचर वगैरह हमारा रहता है, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की थी, उसको पूरा करते हैं। कितनी जो वारदातें थी इनका एक तसलसल था कि बस कभी कभार की करते थे ये नहीं, तसलसल से कर रहे थे ये वारदातें। वारदातों के लिए जो असला था, ये असला इन्होंने कहाँ से ख़रीदा था? ये शेखपुरे के इलाके से एक पठान है, उधर हमने रेड भी किया, लेकिन वो दुकान छोड़ के चला गया उधर से इन्होंने 2 पिस्टल खरीदे थे उधर 3 बोर्स। तफ्तीश का अमल आपका मुकम्मल हो चुका? ये तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो चुका। मैं आपको बताता चलूँ कि ये इतने शातिर थे कि ये एक दिन इन्होंने लाहौर में वारदात करनी थी, अगले नेक्स्ट दिन ये शेखपुरे में वारदात करते थे, फिर ये गुजरांवाले में वारदात करने चले जाते थे, फिर नारंग में चले जाते थे। ऐसे इन्होंने एक सर्कल बना के रखा हुआ था। क्या बरामद किया? कितनी मालियत के जेवरात हैं, कितनी नकदी है, कितने मोबाइल फ़ोन्स हैं? इनके 12 मोबाइल फ़ोन हमने इनसे बरामद किए जो इनके पास थे, जो भी इन्होंने सेल नहीं किए थे। ज़्यादा ये मोबाइल जो है ना सेल कर देते थे, ठीक है, वो भी हमने इंशाल्लाह बंदे पकड़ लिए हैं जिनको ये सेल करते थे, वो इन्वेस्टिगेशन के हैंड ओवर किए हैं, वो भी तफ्तीश कर रहे हैं। इसके अलावा जेवर ये स्नैच किया था, कोई 15 तोले जेवर था इनके पास, मोटरसाइकिलें थी इनके पास जो उन्होंने स्नैच करके आगे सेल भी कर दी थी, उनके पूरा जाल सेल कर दिए थे। इसके अलावा 2 पिस्टल थे इनके पास और कोई तकरीबन 3 लाख रुपया नकदी था इनके पास। बात सुनी आपने SHO शादरा मियाँ तहसीन नजम की। उनका कहना है कि इस गैंग की गिरफ्तारी से सिटी में वारदातों के तसलसल में वाज़े तौर पर कमी आई है। 50 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ किया है। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की तो ये गैंग आ गया कानून की गिरफ्त में। डाकू रानी डकैत गैंग की गिरफ्तारी के हवाले से आपने बातें सुनी SHO शादरा सब इंस्पेक्टर मियाँ तहसीन नजम की। यहाँ से हम चलते हैं अब SDPO शादरा सर्कल की जानिब और उनसे पूछेंगे इस डकैत गैंग की तफ्तीश के हवाले से, और उनसे यह भी पूछेंगे कि शादरा और उसके गिरदोनवा में डकैती और राबरी की वारदातों को रोकने के लिए वो क्या इकदाम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं SDPO शादरा सर्कल सैयद एहसानुल्लाह शाह। तो हम उनसे पूछते हैं इस डकैत गैंग के हवाले से, और ख़ास तौर पे उनसे ये पूछेंगे कि कौन सा ऐसा निशान था जिस पे चल के उन्होंने इस गैंग को गिरफ़्तार किया। एहसान, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। डाकू रानी गैंग, 50 से ज़ायद वारदातें, शादरा और गिरदोनवा में डाकू राज लगा दिया उसने। कैसे इस डाकू राज का ख़ात्मा किया? ये गैंग जब स्टार्ट हुई बेसिकली 5-6 महीने से कंटिन्यूस एक गैंग कॉल चल रही थी, डिफरेंट बाकी थानों में भी चल रही लाहौर के, कि गैंग है जिसके साथ खातून होती है और वो वारदातें करते हैं। 3 से 4 बंदों का गैंग है। तो हमारे पास भी ये रिपोर्ट हो रही थी, कभी एक दिन रिपोर्ट हो रही थी, फिर 3 दिन बाद होती थी। टाइमिंग में इनके डिफरेंट औकात होते थे, हमें ये भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते थे कि यार इस टाइम पे ये एरिया हिट हो रहा है। तो उस पर बेसिक हमारा ये होता है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं TOs, आपको ज़्यादा आइडिया है इसका। जब TOs हम अरेस्ट करते हैं, यही होता है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उनके हम घर जाके डोर नॉकिंग करते हैं, ताकि उनको बुलाते हैं, ताकि उनको पता हो पुलिस उन पर नज़र रख रही है। हमने वो भी किया। उसमें ऐसा कोई खातून डकैत हमारी नज़र में नहीं आ रही थी। फिर बैक ट्रैकिंग के थ्रू, यहाँ पे कैमरों का बड़ा इशू है, लेकिन स्टिल हमने बैक ट्रैकिंग की, तो उस पर हमें स्लोली हमारे हिंट मिलती गई। जो फिर हमने सिविल पार्टसात में अपने बंदे उन एरियाज़ में लगा कि यार ये कौन से बंदे हैं, क्योंकि एरिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। बेगम कोट की 2 से 3 गलियाँ थी कि हमेशा वहाँ से करीब से ही वारदातें हो रही, विच मीन्स ये उधर ही कहीं रहती है। तो सिविल पार्टसात में हमने अपनी टीम्स लगाई उधर। उसने फिर आइडेंटिफाई किया कि यार बेसिकली 3 बंदे हैं, वो एक बंदा आजकल गायब है, और वो जो ये एक कपल है बेसिकली। कपल इन लोगों 1 साल पहले लव मैरिज हुई है। लड़का काम करता था, अब चूँकि ये इधर है, अब बेरोज़गार हो चुके हैं, तो ये 5-6 महीने से इन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया। तो पहले ये हिंट हमें कुछ ऐसी कोई ऐसे रेलेवेंट न्यूज़ नहीं लगी कि यार ऐसी कोई कहानी बना रहा होगा। फिर जब हमने प्रॉपर रेड की, तो फिर रेड जब हमने वापस की, हमें वापस उनके कब्ज़े से मोबाइल्स मिले, पैसे मिले। वो मोबाइल से जो चोरी हुए थे, एक बाइक मिली, और उसके साथ साथ वेपन मिला। उसने जो इंश्योर किया कि यार ये तो वही लोग हैं। फिर हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि CCTV फुटेजेस आए, उसमें हमारे पास उनके हुलिया आ गए थे 2 से 3। अब ये
शादरा के इलाके में सीसीटीवी फुटेज बड़े कम होते हैं, लेकिन स्टिल आप जो घरों के बाद सीसीटीवी फुटेजेस है उसमें बड़ी एफर्ट्स चाहिए होती हैं। पहले तो लोग भी वो कोऑपरेट करने को रेडी नहीं होते कि यार कैमरा ख़राब है, हालांकि कैमरे होते हैं उनके पास, तो वो उनसे फुटेज लेना बड़ा मुश्किल काम था। वो लेके फिर हमने आइडेंटिफाई कि ये यही गैंग है और यही बंदे हैं, तो फिर हमने उनको अरेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने कन्फेस भी किया कि ये लोग, ये बेसिकली इनके जो मेन पर्पज़ था करने का, 6 महीने पहले ये लोग बेरोज़गार हो चुके थे, तो इन्होंने कहा कि हम यही काम स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरह हमने फिर इनको गिरफ़्तार किया। अच्छा, ऐसा इनका टारगेट कोई स्पेसिफिक होते थे लोग या फिर जेरा आया उन्होंने लूट लिया? नहीं, ऐसा नहीं था। इनका मेन पर्पज़ ये था कि सॉफ्ट टारगेट हो, कोई लड़का अकेला बैठा हो, कोई घर के बाहर बैठा हो, कोई ख़वातीन इस तरह जा रही हो जिसमें इनको पता हो कि कोई थ्रेट अलर्ट ना हो, और ये कोशिश करते थे गलियों में करें, मेन रोड्स पे ना आए, क्योंकि मेन रोड्स पे हमारी बाउंड्री है, बेसिकली बाउंड्री सर्कल है, हम लाहौर की स्टार्टिंग में बैठे हैं, साथ फिरोज़ वाला है, तो उस वजह से उनको पता कि मेन रोड से पेट्रोलिंग चल रही होती है, तो इसलिए कोशिश करते थे गलियों के अंदर ही करें। लेकिन ख़ातून को घुमाने का मेन पर्पज़ ये था कि जब नाके के सामने से गुजरे भी तो पुलिस वाला ना रोके, क्योंकि एहतराम है, हम जिस माशरे में रहते हैं हम ख़ातून की चेकिंग नहीं कर सकते इस तरह, तो उस वजह से वो ख़ातून को इसीलिए कैरी करते थे। फिर वो वीडियोज़ में भी देखा जा सकता है, ख़ातून भी जितना लड़का उसमें एफर्ट पुट कर रहा है वारदात में, उतनी ख़ातून भी कर रही है, तो दोनों की 100% कंट्रीब्यूशन थी। अच्छा, इसमें कितनी हकीकत है कि इब्तिदा में जब ये इक्का दुक्का वारदातें करते थे तो आपकी जानिब से या पुलिस की जानिब से इस पर इतनी ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया? यही कहा गया कि शायद ये कोई झूठी कॉलें हैं या कोई बंदा है वो किसी खातून को लेके आया तो उस दौरान कोई इख्तलाफ पर वो 15 की जो है वो गलत कॉल चला रहा है, ऐसी इसमें कितनी हकीकत है? 15 कॉल्स की, फेक 15 कॉल्स की यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड यहाँ पे काफ़ी अनफॉर्चुनेटली है। हमारी ये SOP है, सिप्स की SOP हैं, IG साहब की, DIG साहब की। मेन इंस्ट्रक्शन ये है कि आप मौके वारदात पे क्राइम सीन इंश्योर करें कि 15 मिनट के अंदर पहुँचे। शादरा चूँकि बड़ा है तो कभी लेट भी हो जाता है, बट आप इंश्योर करते हैं कि हमारा पेट्रोलिंग अफसर या तो मुआफ़िज़ कोड या तो डॉल्फिन मौके पे पहुँचे। तो जो आपने बात की कि क्या ये फ़ेक कॉल की वजह से हमने उसको डिले तो नहीं या इग्नोर तो नहीं किया, स्टार्टिंग में ऐसा 1-2 कॉल ऐसी आई थी, हमने कहा कि यार हो सकता है इनका कोई लेन देन का मसला हो, किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, लेकिन वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे थे। वो जब रिपीटेडली होना स्टार्ट हुई देन हमने ये मतलब इस चीज़ पे इत्तेफाक किया कि ये गैंग एग्जिस्ट करता है, और इसके साथ ही पूरे लाहौर में भी ये न्यूज़ आ रही थी कि एक ख़वातीन का गैंग इस तरह है, 2-3 बंदे होते हैं या 2 बंदे होते हैं जिसका खातून होती है और वो वारदात करते हैं। तो उसके बाद मतलब फिर एक हमारी सर्च स्टार्ट हुई कि हमने चेक करना है कि यार इस इलाके में इस तरह कोई गैंग घूम रहा है, एक लड़का है उसके पीछे एक लड़की बैठी होती है, और कभी 3 भी होते हैं, कभी ये 2 होते हैं। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बात जब 5 से 6 बार वारदातें होना स्टार्ट हुई थी, हमें रियलाइज़ हुआ कि ये गैंग रियल है और एक्टिव है। अच्छा, ऐसा अगर हम इन वारदातों के तसलसल को देखें या इससे पहले स्ट्रीट क्राइम की जो शहर भर में वारदातें हैं उनको देखें, तो 99 क्या बल्कि 100% जो वारदातें हैं उनमें इनलीगल वेपन जो है उसको कैरी किया जाता है, इनलीगल वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मियाँ बीवी गैंग के पास भी जो है वेपन बरामद हुआ, वो भी इनलीगल था। इतनी आसानी से इनलीगल वेपन कैरी किया जा सकता है, क्या समझते हैं आप? हमारी बाउंड्रीज़ है, जो रिस्ट्रिक्शन है, हम उस पर ऑपरेट करते हैं। मैं फिरोज़ वाले जाके रेड नहीं कर सकता, रेड करूँगा तो उनको इन्फॉर्म करना होगा। जो क्रिमिनल्स हैं उनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, तो वो फिरोज़ वाला ईज़ी जाते हैं, वो उससे आगे जाते हैं शेखुपुरा में, मज़ीद इलाकों में जिनके लिए ये चीज़ें बड़ी ईज़िली एक्सेसिबल होती है, तो ये बहुत कम पैसों में इनको मिल जाती है। क्या समझते हैं कि इस गैंग की गिरफ़्तारी के बाद आपने सूखा सांस लिया? हाँ, टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ख़ातून गैंग कंटिन्यूसली अगर इस तरह वारदात करे, अब हमें पता होता है कि 2 बंदे हैं वो वारदात कर रहे हैं, हम डबल सवारी पे सख्त चेकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब ख़ातून उधर, हम ख़ातून को रोकना भी इन इटसेल्फ हैरेसमेंट के हमारे खिलाफ पिटिशन दायर हो जाए कि इन्होंने हमें नाके पे ख़वातीन होने के बावजूद क्यों रोका। तो इस हवाले से अभी थोड़ा हम रिलैक्स है कि चलो ख़वातीन को टारगेट करके स्पेशली नाके पे कि यार एक कपल जा रहा है या वो वाइफ हस्बैंड होगा, उसको हम नहीं रोकते हैं। अभी उन दिनों में बड़ी स्ट्रेस थी कि यार एक ये वारदातें भी कर रहे हैं, फिर हमें पर्दे का भी लिहाज रखना है, ख़ातून की तरह चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो पैसे लेके ख़ातून के पर्स में डाल देते थे। तो उस हवाले से हम थोड़े बहुत रिलैक्स हुए। एक मंथ में शादरा सर्कल की बात हो 93 रॉबरी हुई थी। पिछले मंथ CCPO मीटिंग में हमने जब डायरी पुट अप की 31 रॉबरीज थी, वो भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, वो भी ज़्यादा है। लेकिन आप बाउंड्री सर्कल देखते हो कंटिन्यू सुबह से आ रहे हो, तो इस महीने भी हमें हिट किया गया है काफ़ी क्रिमिनल्स है। फिर हमने एक्टिव गैंग्स पकड़े हैं, कुछ इधर पकड़े हैं, कुछ उधर जाके पकड़े हैं। तो एक कंटिन्यूस एक फ़ाइट है जो चल रही है, लेकिन जो एक कांस्टेंट एक चीज़ है वो हमारे नाके हैं।
क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर क्रिमिनल है, एक साइकी, अगर वो देखता है पुलिस वाला उधर अलर्ट कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से पीछे जाएगा। पुलिस वाला उधर थोड़ा लूज़ हुआ, वो उसको क्रॉस करके आगे वारदातें करेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि इफेक्टिव पेट्रोलिंग और नाका जात अच्छे हो तो आपका क्राइम काफ़ी हद तक रुक जाता है। बातें सुनी आपने SDPO शादरा सर्कल एहसानुल्लाह शाह की। उनका कहना है कि मौसर हिकमत अमली की वजह से लाहौर और उसके गिरदोनवाब में क्राइम की शरह में वाज़े तौर पर कमी आई है। ताहम क्राइम को ख़त्म करने के लिए मज़ीद बेहतर हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। क्रिमिनल्स की डोर नॉकिंग की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि स्ट्रीट क्राइम में वाज़े तौर पर कमी लाई जा सके। डकैती और राबरी की वारदातों में ख़वातीन का मुलव्वस होना यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है। क्या वजह है, क्यों ख़वातीन अब स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रही हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे प्रोफेसर हितना इकबाल से। आइए हमारे साथ। ख़वातीन में बढ़ते हुए जराइम की शरह, वजूहात क्या हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बढ़ती हुई महंगाई या फिर मंशियात का इस्तेमाल? इस बारे में हम बात करेंगे माहिर नफ्सियात डॉक्टर हितना इकबाल से। मैम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अब तो ख़वातीन भी डकैती करना शुरू हो गई, रॉबरी करना शुरू हो गई और दीगर संगीन जराइम में इन्वॉल्व होना शुरू हो गई हैं। बहसीयत माहिर नफ्सियात आप क्या समझती हैं, इनके पीछे वजूहात क्या है? जो भी क्रिमिनल बिहेवियर होता है उसके पीछे रीज़न्स जो होते हैं ना, वो एकदम से नहीं होते। इंसान की पैदाइश से वो रीज़न्स शुरू हो जाते हैं। आप जिस माहौल में पैदा होते हैं, जिस घर में पैदा होते हैं, आपकी एजुकेशन कैसी होती है, आपकी तरबियत कैसे होती है और आप बड़े होके एक एज एन एडल्ट कैसे इंडिविजुअल बनते हैं, ये सारा चीज़ जो है ये आपस में कनेक्टेड होती है। कोई भी बच्चा अगर पहली दफ़ा घर में कोई किसी के पैसे उठाता है या किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी जानवर को नुकसान पहुंचाता है या किसी की चीज़ ख़राब करता है या किसी को तंग करता है, उस पे उसके वालिदैन का कैसा रवैया होता है, उसका वो कैसी सज़ा देते हैं, वो कैसे उसको समझाते हैं कि ये गलत आपने काम किया और ये आगे जाके छोटे छोटे बिहेवियर्स होते हैं, वो आगे जाके बड़े बड़े क्राइम्स बन जाते हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऐसा जिसमें नहीं होती। आपका बचपन में आपकी तरबियत कैसे है, आपकी वालिदैन ने आपको क्या चीज़ सिखाई है, सही क्या है गलत क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि आप एज एन एडल्ट कैसे इंडिविजुअल हैं और आप कैसे बिहेवियर्स करें। तो क्राइम हमें जब हमारे सामने आता है क्राइम तो हम समझते हैं हो ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये ऐसा नहीं होता, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री होती है जिसको हमें देखने की ज़रूरत होती है कि ये जो इंसान क्राइम कर रहा है ये इस वक्त जो अब यहाँ पहुँचा है वो कैसे पहुँचा है और उसकी वजह क्या है। तो वजूहात आपने पूछी, वजूहात में सबसे पहले तो घर का माहौल है, वालिदैन पेरेंटिंग कैसे कर रहे हैं बच्चों की, गलत और सही का कॉन्सेप्ट कैसे दे रहे हैं, वालिदैन अपने बच्चों के लिए कितने मौजूद हैं। सिर्फ फ़िज़िकल अवेलेबिलिटी नहीं होती, इमोशनल अवेलेबिलिटी कैसी है वालिदैन की, एथिक्स कैसे सिखा रहे हैं, मोरालिटी का कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं। उसके बाद उस बंदे की अपनी पर्सनालिटी भी होती है। हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ये कहते हैं कि पर्सनालिटी की कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जो इंक्लाइंड होती हैं टुवर्ड्स क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, हम उसको कहते हैं कॉन्डक्ट डिसऑर्डर, एक पैथोलॉजी का नाम है। अगर एक बच्चा बचपन से जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, उनको बिल्ली की दुम पकड़ ली, उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, यानी उसको तकलीफ़ दे के मज़ा आ रहा है, उसको खुशी हो रही है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। पेरेंट्स को ये चीज़ जज करनी चाहिए कि अगर उनका बच्चा ऐसे कोई बिहेवियर्स में इन्वॉल्व है तो उनको इस चीज़ को अटेंड करने की ज़रूरत है। कई पेरेंट्स हम देखते हैं कि वो साथ मिल के मजाक उड़ाते हैं या वो समझते हैं कि ये तो शरारत कर रहा है। शरारत और एक गलत काम में फ़र्क है। तो बच्चे की शरारत आपको जज करनी आनी चाहिए कि उसमें डिफरेंस क्या है। अगर आप ऐसी कोई बिहेवियर्स बच्चे में देख रहे हैं कि वो
झूठ बोलता है बात बात पे, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलता है, या होमवर्क नहीं करता तो टीचर के साथ झूठ बोलता है, या अपनी क्लास में दूसरे बच्चों को तंग करता है, उनकी चीज़ें उठा लेता है, या कोई चीज़ पसंद आई है तो वो चोरी कर लेता है। और वालिदैन या टीचर्स इस बिहेवियर को सिर्फ इस हद तक समझ रहे हैं कि ये तो एक बच्चा है, बच्चे ने कर लिया। ये बिहेवियर अपनी जगह पे, ये अदात अपनी जगह पे, यकीनन ये वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों पे कड़ी निगाह रखें। लेकिन यहाँ मामला हमें कुछ उलट नज़र आ रहा है। अब तो पहले डाकू गैंग होते थे जिनमें मर्द हजरात होते थे, लेकिन अब तो फैमिली डकैत गैंग जो है वो मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। ख़वातीन जो है वो अपने भाइयों के साथ मिलकर वारदातें कर रही हैं, मियाँ बीवी मिलकर वारदात कर रहा है, बहन भाई वारदात कर रहा है। ये क्या एक नई ट्रम मार्केट में आ गई, ये क्या वजूहात, इनके पीछे आप क्या समझती हैं? देखिए, जब हम एक फैमिली की बात करते हैं ना, तो फैमिली को हम सोशली एक ग्रुप कंसिडर करते हैं कि ग्रुप वो लोगों का होता है जिनकी कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं, कॉमन उनकी आदत होती हैं, आदत मिलती हैं, जेनेटिक्स मिलती हैं। अगर आपने जैसे बहन भाई की बात की तो ज़ाहिर है वो एक ही पेरेंट से का प्रोडक्ट हैं, तो उनकी जेनेटिक्स मिलेंगी। मियाँ बीवी तो हाँ, एक ही वालिदैन, मियाँ बीवी के गोल्स सेम हो सकते हैं। जैसे अगर बीवी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, वो डिमांड करती है कि मेरी हमसाई ने या मेरी दोस्त ने ये इस तरह के कपड़े पहने हुए थे, या इस तरह की ज्वेलरी पहनी हुई थी, या ऐसा मेकअप किया हुआ था, तो हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं या हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मुझे भी वो चाहिए। वो अगर अपने बंदे से डिमांड करती है ना भी जितों मर्जी ले आके दे। लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि बीवी मियाँ के साथ मिलकर वारदातें कर रही है, और ऐसे कई गैंग जो है वो मार्केट में है। मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि अगर बीवी के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, और वो अपने मियाँ को ये मैसेज देती है कि हम एक जिस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और मियाँ उसके आइडिया को कंप्लाई करता है, यानी वो मानता है उसके आइडिया को कि हाँ जो तुम कह रही हो वो ठीक कह रही हो, तो फिर वो साथ बैठ के कोई ना कोई मंसूबा, क्योंकि क्राइम करने के पीछे भी मंसूबा होता है, प्लान होता है, तो प्लानिंग करने के लिए आपके दिमागों का एक ही डायरेक्शन में चलना ज़रूरी है। अगर आप क्राइम भी करने लगे या कोई अच्छा काम भी करने लगे हैं, क्राइम तो चले हम क्राइम की बात करें, अगर मैंने या मेरे हस्बैंड ने मिलकर कोई अच्छा काम करना है तो उसके लिए भी हमारा एक ही पेज पे होना ज़रूरी है। सिमिलरली क्राइम में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप क्राइम करना चाह रहे हैं, एक बिहेवियर आपने करना है, किसी को नुकसान पहुँचाना है या किसी से कोई फ़ायदा उठाना है, तो आपका एक ही पेज पे होना ज़रूरी है। आपने बैठ के उसकी स्कीम बनानी है, प्लान बनाना है, आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स ढूंढने हैं, अपने आप को कैसे बचाना है, झूठ कैसे बोलना है, क्या कैसे वारदात करनी है। तो ज़ाहिर है आपका जहन मिलेंगे तो आप उस पे मंसूबे पर पहुंचेंगे। तो जहन मिल जाते हैं, ठीक है, अगर एक ही तरह के जहन होंगे, एक ही तरह के सोचने के अंदाज होंगे, तो फिर जाहिर है वो बिहेवियर करना भी उनके लिए आसान हो जाएगा। अगर उनमें से एक बंदा भी बीच में ये कह देगा कि नहीं ये तो गलत बात है, ये नहीं हमें करना चाहिए, तो जाहिर है दूसरा बंदा लड़खड़ाएगा। लेकिन अगर दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो फिर उनका बिहेवियर करना ईजी हो जाएगा। मुलजमान ने एतराफ़ किया कि वो मूवीज़ देखते थे, वो इस नौयत की सीरीज़ देखते थे, तब उन्होंने इस क्राइम को जो है अडॉप्ट किया। देखिए, ये होती है सेंसेशन सीकिंग। ये इंसान की पर्सनालिटी का एक कंपोनेंट होता है कि हर इंसान के अंदर ये एक ट्रेट होता है कि वो इस तरह की जो मुख्तलिफ वीडियोज़ होती हैं या टीवी ड्रामाज़ होते हैं या इस तरह की फिल्म्स होती हैं, उसको देख के इंस्पिरेशन लेता है, और उसके लिए ये सेंसेशन सीकिंग का एक वो कंपोनेंट बन जाता है। और उसको ये लगता है कि चूँकि ये पर्दे पे हो रहा है तो ये असल ज़िंदगी में भी हो सकता है, ये डूएबल चीज़ है, तो इसीलिए वो फिर उसको एग्जाम्पल बना के, उसको मॉडल बना के, उसको फिर वो अपनी असल ज़िंदगी में भी वो करने की कोशिश करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लगे हाथों ये भी बता दीजिएगा कि कैसे ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है? बचने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि क्रिमिनल को कैसे रोका जाए, और एक ये कि विक्टिम कैसे ना बना जाए। तो ये दो चीज़ें हैं। क्रिमिनल को क्रिमिनल बनने से कैसे रोकना है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक
मतलब क्या कहना चाहिए, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि पेरेंटिंग से ये चीज़ शुरू होती है, पैदाइश से ये चीज़ शुरू होती है। और एज अ विक्टिम आप कैसे बच सकते हैं, तो ज़ाहिर है आपको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि किस तरह से ज़िंदगी में, लाइफ में क्या क्या मसाइल हो रहे हैं, कैसे कैसे क्राइम्स हो रहे हैं, तो उससे हमें आम पब्लिक को पता चलता है। अवेयरनेस उनको होनी चाहिए कि कैसे क्या क्या हो रहा है लाइफ में, और आप उसको कैसे, जैसे साइबर क्राइम आजकल बहुत कॉमन है, तो फिर टीवीज़ पे मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से तरीके हैं जिससे लोग क्राइम करते हैं और आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो ये अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। बातें सुनी आपने माहिर नफ्सियात डॉक्टर हिदना इकबाल की। उनका कहना है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुआशरे को अपना किरदार अदा करना होगा। तरबियत का फुकदान है, तरबियत के अमल को बेहतर बनाना होगा। रोज़ नित नए क्राइम और क्राइम में नित नए तरीक़ों का सामने आना, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। स्ट्रीट क्राइम में ख़वातीन का इन्वॉल्व होना, ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। कानून इस बारे में क्या कहता है, इस बारे में हम बात करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शमीमुर रहमान मलिक से, जो कि साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने। शमीम साहब, पहले स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती थी तो पता चला मोटरसाइकिल सवार आए, चपट्टा मारा और निकल गए, गन पॉइंट पे लूटा और चले गए। अब तो मोटरसाइकिलों पे भी फैमिली डकैत गैंग आ गया, यानी अब कहीं मियाँ बीवी वारदातें कर रहे हैं तो कहीं बहन भाई वारदातें कर रहे हैं। जुर्म की इस नई टर्म्स के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी तौर पे जो हमारी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें कहा जाता है कि नो बॉडी कैन बी वाइजर देन लॉ, लेकिन ये जो जितने भी हमेशा क्रिमिनल्स होते हैं ये हमेशा नए रास्ते निकालते हैं, और ये भी एक नया रास्ता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस सोसाइटी में ख़वातीन की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब पुलिस भी नाके पर उनको नहीं रोकती, लोग भी एहतराम देते हैं। अगर किसी के साथ आपने वारदात करनी है तो वो खातून जब रोकेगी किसी को और अपनी को मजबूरी बताएगी तो लोग ज़्यादा रिसेप्टिव हैं उसके बारे में। तो ये जो हमारी, मैं समझता हूँ हमारे माशरे की बल्कि एक अच्छाई है, उसको वो क्रिमिनल्स गलत तरीके से नेगेटिवली यूज़ करके जो कर रहे हैं, जो कि एक तकलीफ़ दे बात है। और इसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं, ज़हनी तौर पर हम इसलिए तैयार नहीं हैं कि हम आज भी वुमेन राइट्स की जब बात करते हैं हम कहते हैं नहीं जी, ख़वातीन को एहतराम मिलना चाहिए, उनका रिमांड नहीं होना चाहिए, उनके लिए आसानियाँ वहाँ होनी चाहिए, लेकिन हमारी इसी बात का ही वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और ख़वातीन का जो इन्वॉल्वमेंट है ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम्स में बढ़ना, ये हमारे लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्री है, और हमें सबको मिलकर देखना पड़ेगा कि इसमें कम से कम जो क्रिमिनल लॉ है, जो कि बुनियादी तौर पर क्राइम को रोकने के लिए है, जो बुनियादी तौर पर माशरे में क्राइम को कम करने के लिए है, उसको इस एस्पेक्ट को भी शायद अब थोड़ी सख्ती से देखना पड़ेगा। बेशक वो बड़ी अच्छी बात है कि हमारा लॉ भी ख़वातीन को एहतराम देता है, जजेस भी देते हैं, मैं और आप भी देते हैं, हम सब लोग जब खातून आए तो उसको रास्ता देते हैं, उसको कहीं बस में जगह देते हैं, लेकिन इसको जब ये आप मिसयूज़ करेंगे, जब उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली आप ख़ुद ही, ये ख़वातीन ही इसकी ज़िम्मेदार होंगी कि वो हमें मजबूर कर रहे हैं लेजिस्लेटर्स को या उन लोगों को जो कवानीन बनाते हैं या जो पॉलिसी बनाते हैं या जिनका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जिनका काम है, कि उनको फिर इसके ऊपर कुछ ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। आखिर इसको रोकना है, आखिर इसको बढ़ने तो नहीं देना। तो शमीम साहब, आप एक सीनियर वकील हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, फिर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार के आप साबिका सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अपनी सीनियरिटी और तजर्बे के लिहाज से बताएं कि स्ट्रीट क्राइम के जो मुकदमात हैं उनकी तफ्तीश में ऐसा कौन सा सुकम है जिनका फ़ायदा ये क्रिमिनल उठाते हैं और ऐसे पकड़े जाते हैं, ऐसे बाहर आ जाते हैं और फिर दोबारा वारदातें शुरू कर देते हैं? देखिए, बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। सारी दुनिया कहीं से कहीं बढ़ गई और हम वहीं पर खड़े हैं। हमने जो इन्वेस्टिगेशन के मॉडर्न टूल्स हैं वो यूज़ ही नहीं कर रहे, हमें उसकी समझ भी नहीं है।
देखें, आपने ज़्यादा से ज़्यादा आजकल क्या करते हैं, आप कॉल डाटा रिकॉर्ड ले लेते हैं, उसके ऊपर भी आपको पता ही है अब जो कोर्ट्स की जजमेंट्स आई हैं उसकी आपको ऑथेंटिसिटी जो है वो, अगर मैं बहुत सियाना क्रिमिनल हूँ तो मैं अपना मोबाइल वैसे ही कहीं पे और छोड़ देता हूँ उस वक्त, उसको आपको डिसीव करने के लिए। और दुनिया में बहुत मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, बल्कि आपको याद होगा जब आसिफ सईद खान खोसा साहब चीफ जस्टिस थे तो वो उनका यही मौक़िफ़ था कि ये हमारी जो पुलिस है इसको अल्टीमेटली अब ये छोड़ना पड़ेगा निज़ाम कि इवन मर्डर केस में भी आपने 2 झूठे गवाह ज़रूर खड़े करने हैं, उसके अंदर एक झूठी कहानी बनानी है और सारी जो स्टोरी है वो झूठ की बुनियाद पर करके आप, और वो एक करके आपको अल्टीमेटली मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम ये है उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। उनको ये नहीं पता कि मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन दुनिया में क्या हो रहा है, फोरेंसिक्स की क्या अहमियत है, फोरेंसिक्स किस तरह लोग यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल हो रही है। और वो जो अगर फोरेंसिक के ज़रिए कोई एविडेंस इकट्ठी कर भी लेते हैं उसको उनको सफ़ाई मिसल पर लाना नहीं आता। बदकिस्मती की बात है, उनको ये नहीं पता कि किस तरह से, आपने देखा है अब ये जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग आती है, वो वीडियोज़ जो हैं अब CCTV फुटेज है, अब ये इतनी बड़ी एविडेंस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक जिस तरह की उसकी एडमिसिबिलिटी तब होगी कि अगर ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो होंगी। मैंने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं देखा किसी ट्रायल में भी कि जिसमें वो तमाम रिक्वायरमेंट्स किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने पूरी की हुई हैं। माहिर कानूनदान की हैसियत से बताइएगा कि ये सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी, कौन ठीक करेगा? देखें, बुनियादी तौर पर तो अब अगर पॉजिटिवली देखें तो एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो पहले कभी भी नहीं था वो बन गया हुआ है, और उसमें आपने ट्रेनिंग्स का अरेंजमेंट भी किया हुआ है, उसमें आपने एक पूरी हिरार्की भी बनाई है। लेकिन फिर वही मसला है कि वहाँ पे भी कन्विक्शन की कमी है, वहाँ पे कमिटमेंट की कमी है। आपने सियासी तौर पे लोग वहाँ पे लगा दिए हैं, आपने उन लोगों को ये नहीं देखा कि उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है, आपने लोगों को ओबलाइज करने के लिए उसमें लगा दिया है और उनकी वो जो मकसद था वो फिर डिफीट हो गया। लेकिन कम से कम चलें, अब आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट आपके पास है, उसको आप प्रॉपरली अगर यूज़ करें तो कर सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है और उसमें बड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, और फिर वो जो मॉडर्न टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करने का तरीका आप उनको बताना पड़ेगा। आपको उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपने कोई फ़र्ज़ कीजिए CCTV फुटेज आई है तो उसने जिसने बनाया है, या वीडियो रिकॉर्डिंग है तो जिसने वो वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसका किस तरह से रिकॉर्ड करना है बयान, उसकी कौन कौन सी चीज़, कौन सी स्किल देनी है अंडर द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, किस तरह से उस पीस ऑफ एविडेंस को, जो कि बड़ा जेन्युइन पीस ऑफ एविडेंस है, लेकिन उसको आपने एडमिसिबल बनाना है। असल मसला ये है कि शहादत तो होती है बाज़ औक़ात, लेकिन उसको उस तरीके से सफाई मिसल पर लाना कि कल को जब आप अदालत में लेके जाएं तो अदालत कहे कि ये क्रेडिबल एविडेंस है, इसकी बुनियाद पे हम सज़ा दे सकते हैं। ये दो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर आप निज़ाम बना दें, आप एक सिस्टम बनाएं और इस सिस्टम को चलाएं तो चल सकता है। ऐसी बात नहीं कि वो नहीं चल सकता। हम में ही कन्विक्शन की कमी है। जो लोग हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, ये बुनियादी तौर पे उनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये अगर उनकी प्रायोरिटी हो तो बिल्कुल ये ठीक हो सकता है। आपने बातें सुनी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शमीमुर रहमान मलिक की। उनका कहना है कि सिस्टम को बेहतर करना होगा, कानूनी सुकून को ख़त्म करने के लिए तफ्तीश के मेयार को बेहतर बनाना होगा, तफ्तीशी अफसरान को जदीद खतूत पर ट्रेनिंग देनी होगी, तभी इस नौयत के जराइम में वाज़े कमी आएगी। आपने देखी जुर्म की यह दास्तान, किस तरह शाहदरा पुलिस ने डकैती और राहज़नी की वारदातें करने वाले मियाँ बीवी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश 50 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ भी किया है। ताहम पुलिस की जानिब से मज़ीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।